मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और अपने इस चैनल के माध्यम से प्रयास कर रहा हूं किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। तो इसके लिए मैंने अपने चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं। तो हिंदी में सुनने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट को देखिए। इसमें आपको सही प्रामाणिक जानकारी मिलेगी जिसका लाभ आप अपनी खेती में ले सकते हैं। आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि जो ठंड की फसलें हैं, जैसे गेहूं है या सरसों है, इनमें अगर जिंक की कमी हमें नजर आती है तो इसकी पूर्ति हम कैसे करें, और अगर हमारी बुवाई देर से हो रही है तो क्या हमें जिंक बुवाई के समय देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और सही तरीका क्या है। देखिए, जिंक एक आवश्यक पोषक तत्व है, बहुत सारे काम करता है। इस पे मैं वीडियो बना चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। और जिंक का जमीन में रहना बहुत जरूरी है, लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि जिंक की लगभग हर जगह कमी आ गई है, और इस कमी की वजह से फसल की बढ़वार कम रहती है, पौधे छोटे रहते हैं और बीज अच्छा नहीं बनता है और हमें भरपूर उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए हम जो है जिंक सल्फेट का प्रयोग करते हैं। जिंक का जो सामान्य स्रोत यही है और इसको हम बुआई के समय प्रयोग करते हैं। चिलेटेड जिंक आता है, इसका प्रयोग भी हम बुआई के समय मिट्टी में करते हैं। और जिंक का हम छिड़काव भी करते हैं, पत्तियों पर हम छिड़काव करते हैं। तो क्या सही तरीका है, इस पे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिंक सल्फेट पर, आप देख सकते हैं। लेकिन आज जो मुख्य बिंदु वो ये है कि ठंड के दिन है, दिसंबर जनवरी में है और हमें जिंक की कमी के लक्षण आ रहे हैं। तो अब हम जिंक कैसे दें, या हमारी बुआई गेहूं की देर से हो रही है, दिसंबर में हो रही है, ठंड पड़ रही है, तो क्या इस समय हमें जिंक देना चाहिए, जिंक सल्फेट मिट्टी में देना चाहिए। तो इसका जवाब यह है कि हमें ठंड के दिनों में मिट्टी में जिंक सल्फेट नहीं देना चाहिए। उसका कारण यह है कि जो जिंक जड़ों को उपलब्ध होता है, जो जिंक मिट्टी में रहता है, जो पहले से उपलब्ध है, या जो हम फर्टिलाइजर के माध्यम से दे रहे हैं, वो जिंक जहां पड़ता है मिट्टी में उसी जगह पर रहता है, अपनी जगह से हिलता नहीं है, बहुत ही कम हिलता है, बिल्कुल ये फास्फोरस की तरह ही होता है। तो जहां जिंक हम डालते हैं, जहां पड़ा रहता है वहीं रहता है, केवल जड़ें वहां तक बढ़ती हैं। तो ये जो चलता है वो डिफ्यूजन, एक हम शब्द प्रयोग करते हैं, एक प्रक्रिया होती है डिफ्यूजन, उसके माध्यम से चलता है। और डिफ्यूजन की जो दूरी होती है चलने की बहुत कम होती है, और ये तापमान पर निर्भर करती है। अगर तापमान ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा, मतलब जिंक ज्यादा चलेगा। तापमान कम होगा तो जिंक मिट्टी में बहुत कम चलेगा, ना के बराबर चलेगा। जब चलेगा ही नहीं तो जड़ तक पहुंच नहीं पाएगा, और जड़ को वहां तक पहुंचना होगा। और ठंड के दिनों में वैसे भी जड़ों का जब विकास रुक जाता है तो अब जिंक की उपलब्धता और कम हो जाएगी। एक तो ठंड के मारे जिंक नहीं चल रहा है, दूसरा जड़ें भी क्या है, कम वृद्धि रख रही हैं उस समय, तो जड़ें भी वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो इस कारण से जिंक की उपलब्धता पौधों को कम हो जाती है, और इसी समय अगर जिंक की कमी के लक्षण आ जाएं तो समस्या और बढ़ जाती है। तो पहली बात आपको ध्यान ये रखनी है कि जाड़े के दिनों में मिट्टी के अंदर जो जिंक होता है वो बिल्कुल नहीं चल पाता है, जहां पड़ा रहता है वहीं रहता है। जड़ को जिंक तक पहुंचना होता है, लेकिन इस ठंड के कारण जड़ें भी अपना काम बहुत कम कर देती हैं, जड़ों का बढ़ना भी रुक जाता है, तो जिंक की उपलब्धता बहुत कम हो जाती है। अगर ऐसे समय में हम खड़ी फसल में अगर हम जिंक डाल के, जिंक सल्फेट डाल के सिंचाई भी करें तो भी उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको ठंड के दिनों में क्या करना है, अगर आपकी माना, पहला हम उदाहरण लें कि माना बुआई देर से हो रही है गेहूं की, और हम उस समय जिंक सल्फेट दे दें मिट्टी में, तो ये जिंक सल्फेट हमारा देना बेकार हो जाएगा, क्योंकि जब जिंक सल्फेट हम देंगे, कोण में दें, मिट्टी में दें, कहीं भी दें, वहीं पड़ा रह जाएगा, और ठंड के कारण ये चल नहीं पाएगा अपनी जगह से। तो जब चल नहीं पाएगा तो ये पौधों को नहीं मिल पाएगा। तो अगर बुआई में आपकी देरी हो गई है, ठंड बढ़ गई है, ठंड का मौसम आ गया है, तापमान कम हो गया है, तो आप ऐसे समय में मिट्टी में बिल्कुल भी जिंक सल्फेट नहीं दें। आप देंगे तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, उसका कोई असर नहीं आएगा। अब करें क्या फिर, तो हमारा उपाय यही है कि आप बिना जिंक सल्फेट के बुआई कीजिए। एक दूसरा उदाहरण हमारा यह है कि हमने समय से तो बुआई की थी, लेकिन उस समय हमने जिंक सल्फेट नहीं दिया, या दिया था लेकिन अब जो है जिंक की कमी के लक्षण आ रहे हैं, तब हम क्या करें, तब हमको जिंक सल्फेट का छिड़काव करना चाहिए। क्योंकि पत्तियों पर जब हम छिड़काव करेंगे तो पत्तियों के माध्यम से ये, जो पत्तियों में जो रंध्र होते हैं उनके माध्यम से ये पत्तियों के अंदर चला जाता है। तो ऐसे समय में आप पत्तियों पर छिड़काव करें, और ध्यान ये रहे कि जब आप छिड़काव करें तो पत्तियों पर ओस नहीं होनी चाहिए। अगर पत्तियों पर ओस है, आपने सुबह के समय कर दिया, तो जो आप स्प्रे करेंगे सारा स्प्रे पत्तियों से नीचे जाके गिर जाएगा, और वो पौधों को उपलब्ध नहीं होगा, पत्तियों तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि पत्तियों पर ओस है, पानी पहले से पड़ा है, आपने छिड़काव कर दिया तो वो पानी के साथ जिंक नीचे चला जाएगा, पत्तियों को नहीं मिलेगा।
तो हमको ऐसे समय पे छिड़काव करना है जब पत्तियों पर नमी ना हो या बहुत ही कम ओस हो, और आप छिड़काव करें, पत्तियों को अच्छी तरह से भिगो लें, तो उसमें जिंक चला जाएगा। और जिंक का जो जिंक सल्फेट का आपको जो छिड़काव करना है 0.5% का करना है। इस बात का आप ध्यान रखें, इससे ज्यादा का छिड़काव ना करें, नहीं तो पत्तियों के जलने का डर होता है। 0.5% जिंक सल्फेट का अर्थ यह हुआ कि आपको 5 ग्राम जिंक सल्फेट 1 लीटर पानी में घोलना है, प्रति लीटर पानी। तो अब आप 1 एकड़ में 300 लीटर भी प्रयोग कर सकते हैं, 200 लीटर भी प्रयोग कर सकते हैं। ये निर्भर करता है हमारी फसल कितनी बड़ी है। अगर छोटी फसल है तो आपका काम 200 लीटर एकड़ में ही हो जाएगा। अगर माना गेहूं बड़ा हो गया है या दूसरी फसल कुछ बड़ी हो गई है, उसकी पत्तियां बड़ी हो गई हैं, तो फिर आपको 300-400 लीटर प्रति एकड़ पानी भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो पानी की मात्रा इस पर निर्भर करेगी कि हमारी पत्तियां कितनी बड़ी हैं, पौधा कितना बड़ा है। छोटे पौधे में कम पानी दीजिए, और बड़ा पौधा हो गया है तो पत्तियां ज्यादा हैं तो आप ज्यादा पानी दीजिए। तो आप एक तो ध्यान रखना है कि आपको 0.5% का ही सॉल्यूशन बनाना है, मतलब 5 ग्राम प्रति लीटर से ज्यादा मत कीजिए। इससे ज्यादा करेंगे तो पत्तियों में जलने का डर होता है। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, वो कई सारे बाजार में जिंक सल्फेट आते हैं, आपको जिंक सल्फेट का प्रयोग करना है। चिलेटेड वाले का प्रयोग से आप बचिए। चिलेटेड वाला जो जिंक होता है, वो उसका जो सबसे ज्यादा लाभ आता है वो मिट्टी में डालने से आता है। तो जो चिलेटेड जिंक है, आजकल चिलेटेड जिंक का जो है छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन ये उतना लाभदायक नहीं है। इस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं चिलेटेड जिंक पे, आप उसको भी देख सकते हैं। तो ये चिलेट वाला जो जिंक है, चिलेटेड जिंक है, जो हम डालते हैं पत्तियों पे, उसका उतना लाभ हमें नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं मिलता है, लेकिन उतना लाभ नहीं मिलता है जितना आप एक सामान्य जो साल्ट होता है जिंक सल्फेट, चाहे ये मोनोहाइड्रेट मिले, चाहे ये हेप्टाहाइड्रेट मिले, चाहे 33 वाला जिंक हो, चाहे 21 वाला हो, तो ये दो उसमें आता है। 33% भी आता है और 21% वाला भी आता है। तो आप इनमें से कोई सा भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चिलेटेड जिंक जो होता है मुख्य रूप से जमीन में डालने के लिए होता है। लेकिन कुछ लोग इसका स्प्रे भी कर रहे हैं, पत्तियों पर डाल रहे हैं। पत्तियों पर इसका इतना प्रभाव नहीं आता है। अगर आपको चिलेटेड वाला जिंक का अच्छा रिजल्ट लेना है, सबसे अच्छे रिजल्ट लेने हैं, तो आप जब मिट्टी में डालेंगे तभी उसका रिजल्ट आएगा। तो आपको क्या करना है, ठंड के दिन हो रहे हैं, आपको लग रहा है जिंक की डेफिशिएंसी आ रही है, कमी हो रही है, तो आप उस समय जिंक सल्फेट का 0.5%, चाहे कोई सा ही मिल जाए, आपको इतना करना है। दो बातों का ध्यान रखना है, दो बातें मैंने आपको बताई। पहला कि आपको इतने से ज्यादा का प्रयोग नहीं करना है, 5 ग्राम प्रति लीटर तक का ही प्रयोग करना है। दूसरा, याला आपको जिंक सल्फेट प्रयोग करना है। तो आपको समझ में आ गई होगी कि ठंड के दिन हो रहे हैं, ठंड बढ़ रही है, बुआई देर से अगर आप कर रहे हैं, तो मिट्टी में फिर ना तो चिलेटेड जिंक डालें ना याला जिंक डालें, कोई सा जिंक नहीं डालना। फिर मिट्टी में आप डाल भी देंगे तो उसका फिर आपको बहुत ज्यादा प्रभाव मिलेगा नहीं। तो आप ऐसी अवस्था में क्या करें, अगर बुआई देर से हो रही है तो हम जो है स्प्रे हम कर सकते हैं, उसका हमें ज्यादा लाभ मिलेगा। और अगर मान लीजिए आप पे है चिलेटेड जिंक, तो आप उससे मिट्टी में डाल दीजिए, तो उसका कुछ प्रभाव मिल जाएगा और कुछ जो है अगली फसल को मिल जाएगा। लेकिन जिंक सल्फेट इस वाले का तो प्रभाव हमको नहीं मिल पाएगा ठंड में। इसका थोड़ा बहुत मिल सकता है मिट्टी में डालेंगे तो। चिलेटेड जिंक का मिट्टी में ठंड में भी थोड़ा प्रभाव मिल जाएगा, मिट्टी में थोड़ा बहुत उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन ये उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो बुआई देर से हो रही है तो आपको जिंक नहीं डालना है, जिंक सल्फेट। थोड़ा बहुत आप चिलेटेड जिंक डाल सकते हैं, और बाकी जिंक आपको पत्तियों पर छिड़काव से देना है। और अगर आपकी खड़ी फसल है, चाहे कितने भी दिन की हो, जिंक की समस्या आ रही है, तो आप उसमें ठंड में फोलियर स्प्रे करें। और अगली जब फसल बोएं तो उसमें भरपूर मात्रा दें, जिंक की जितनी जरूरत है उतनी दें। गर्मियों में जब हम जिंक सल्फेट प्रयोग करते हैं जिस फसल में, चाहे हम धान वाली फसल हो चाहे मक्का हो, जब हम जिंक सल्फेट देते हैं उसकी पूरी मात्रा देंगे तो कुछ मात्रा अगली फसल को भी मिल जाती है। मतलब खरीफ में जो जिंक सल्फेट दिया जाता है उसकी कुछ मात्रा रबी में जो हम फसल बोते हैं उसमें भी मिल जाती है। तो कोशिश आप यही कीजिए कि खरीफ वाली फसलों में जिंक सल्फेट जरूर दें, ताकि बचा हुआ जिंक जो है अगली फसल को मिल जाए। तो अब आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि क्यों हमको नहीं करना है। वैज्ञानिक कारण यही है कि जिंक जमीन में ठंड में बहुत कम चलता है। जिंक को चलने के लिए तापमान की जरूरत होती है, और ठंड में तापमान कम है तो चल नहीं पाता। इस चलने को साइंटिफिक लैंग्वेज में, वैज्ञानिक भाषा में हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन कम हो जाता है तो चल नहीं पाएगा, अपनी जगह पड़ा रहेगा। तो पड़ा रहेगा तो जड़ तक पहुंचेगा नहीं। तो अब आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि अगर हमें जिंक को मैनेज करना है, जिंक की डेफिशिएंसी आ रही है, कमी आ रही है, तो हम किस प्रकार से दें और कौन सा दें। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो खेती में ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें, और कोई भी ऐसा काम हम खेती में ना करें जिससे हमें नुकसान होता हो। तो इसके लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट के लेक्चर्स को देखिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए।
अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।